बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान ख़ान को मज़ीद बर्दाश्त करने की क्या कोई गुंजाइश बाकी है, क्योंकि इसने अमेरिका में पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाने के लिए एक बड़ी मुहिम शुरू कर दी है और इस सिलसिले में लाखों डॉलर के हिसाब से अमेरिकी अरकान कांग्रेस को सरमाया फराहम किया जा रहा है, रिश्वत दी जा रही है डोनेशंस के नाम पर या किसी भी नाम से। यहाँ ये फिर सवाल भी उठता है कि क्या इमरान ख़ान की ये कोशिशें कुछ बार बार साबित हुई हैं पाबंदियाँ लगवाने के हवाले से या किसी और हवाले से। दूसरा पॉइंट है कि 9 मई के वाक़यात के बाद इमरान ख़ान की मकबूलियत बिलखसूस पंजाब में कितनी गिरी और नवाज़ शरीफ की मकबूलियत कितनी बढ़ी, और ये कि इमरान ख़ान की पॉपुलैरिटी किन हलकों में बहुत मजबूत बुनियादें रखती है, बल्कि वो हलके 90-95% इमरान ख़ान के साथ हैं, उनका जिक्र होगा। और तीसरा, एतजाज़ हसन भगत सिंह बनने के चक्कर में है, हालांकि भगत सिंह जो था वो मुहब्बे वतन था, जबकि एतजाज़ हसन वो शख्सियत है जिसने पाकिस्तान से एक संगीन गद्दारी का इर्तिकाब किया था जब इसने भारत में खालिस्तान के लिए लड़ने वाले गुरिल्लों और सिख जंगजुओं की फहरिस्तें भारतीय हुकूमत को देकर उनका सफाया करवा दिया था। और फिर उसी के ऑफशूट वो करतारपुरी का राहदारी रूट है, जिसके तहत पाकिस्तान को खोखला करने के लिए कादियानियों को पाकिस्तान आने की खुली इजाज़त दी गई। और कुछ एक दो पॉइंट्स और भी हैं इसमें, कुछ खदीजा शाह का भी जिक्र आएगा। तो नाज़रीन, सारे फहरिस्त ये है कि आपने ये खबरें सुनी कि अमेरिका में जो PTI का सदर है, पूरे अमेरिका का सदर आतिफ खान, मशहूर कादियानी और जमात अहमदिया का बहुत अहम ओहदेदार है, वो और सज्जाद नाम का कोई एक और पाकिस्तानी है, इन दोनों ने हालिया दिनों में 86 अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकातें की हैं और उनसे ये वादा लेने की कोशिश की है कि पाकिस्तान की फ़ौजी इमदाद पर पाबंदियां लगवाई जाएं, बल्कि इक़्तिसादी इमदाद भी पाकिस्तान की रोकी जाए। ये वो काम है जो भारत के इमा पर किया जा रहा है। अब इसमें ये जो पॉइंट फ़िलहाल हौसला अफजा है और वो नेचुरल भी है, वो ये है कि 86 में से एक भी रुकने कांग्रेस ने आतिफ खान का ये मुतालबा तस्लीम नहीं किया, बल्कि इस पर बात ही नहीं की, या यूँ कहिए कि इससे इनकार कर दिया कि पाकिस्तान पर इक़्तिसादी और फ़ौजी पाबंदियाँ लगवाई जाएं। किसी ने इसकी हिमायत नहीं की, 86 में से एक ने भी नहीं की। और जिस तरह का वो बयानात दे रहे हैं इमरान ख़ान की तरफ से लाखों डॉलर वसूल करने के बाद, वो गोल मोल सा है और जिसको कहा जाता है एक किस्म का स्वीपिंग किस्म का, जनरल किस्म का बयान दिया है लोगों ने। वो बयान ये है कि पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी ख़ित्ता हो या अमेरिका हो या अमेरिका से बाहर का कोई भी इलाका हो, हम वहाँ इंसानी हकूक़ की हिमायत करते हैं और जमहूरी जद्दोजहद की हिमायत करते हैं और जमहूरियत के असूलों की पासदारी करते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं। ये एक ऐसा जनरल बयान है जो बर्मा पर भी लागू हो सकता है, जो तुर्की पर भी लागू हो सकता है, जो बरतानिया पर भी लागू हो सकता है, दुनिया के किसी भी मुल्क पर लागू हो सकता है। पर्टिकुलरली पाकिस्तान को निशाना बनाने से इन अरकान कांग्रेस ने गुरेज किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इमरान ख़ान ने ये जो भारी फंडिंग की है, एक तो फंडिंग वो है जिसका जिक्र डॉक्यूमेंट्स में आ गया है कि इतने हज़ार डॉलर फ़लाँ अमेरिकी लॉबिस्ट फर्म को दिए जाएंगे और इतने हज़ार फ़लाँ को, लेकिन यहाँ जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि हर रुकने कांग्रेस को इन्होंने लाखों के हिसाब से पैसे दिए हैं। तो ये मालियत जो है जो करोड़ों डॉलर में पहुंच जाती है। करोड़ों डॉलर का सरमाया PTI के पास कहाँ से आया? वो जो लोग कहा करते हैं ना कि PTI की ATM मशीनें सूख गई हैं, लिहाजा इमरान ख़ान को माली मुश्किलात दरपेश है। मैंने ये कहा है कि ये झूठ है। इमरान ख़ान के पास बेहद्दो हिसाब पैसा है, इतना पैसा है कि वो उसके बल पर एक रियासत खड़ी कर सकता है। पिछले 4 साल दौरे हुकूमत में इसने जो करप्शन की है उसका अगर टोटल किया जाए तो कई लोग हैरत से उनको शायद वो कोहमे में चले जाएँ, सकते में चले जाएँ, उनको यकीन ना आए। सिर्फ़ एक मिसाल ताज़ा तरीन में देता हूँ कि ये जो अब पख्तूनख्वा के एक वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अदाद शुमार दिखाए हैं कि जो पेशावर में जो इन्होंने मेट्रो बस का प्रोजेक्ट शुरू किया था इमरान ख़ान ने, उसमें ख़रीदारी की मद में, सिर्फ ख़रीदारी की मद में तकरीबन 90 अरब रुपए की करप्शन की गई है। 90 अरब रुपए खुर्द बर्द किए गए हैं और ये उन 20 या 50 मनसूबों में से एक था ये बस वाला, जिस पर कुछ ना कुछ अमल हुआ
اور ابھی تک وہ زیر تعمیر ہے، زیر تکمیل ہے۔ بلین ٹری سونامی سے لے کر راولپنڈی رنگ روڈ تک ہر منصوبے میں انہوں نے اربوں روپے ایک طرف کیے ہیں، اپنی جیب میں ڈالے ہیں۔ تو اب فرض کیجئے ہر سودے میں انہوں نے اگر 80 ارب روپے بھی کمایا ہو تو 80 ارب کو آپ 50 سے ضرب دے دیں تو یہ 40 خرب روپے کی رقم بن جاتی ہے، جو عمران خان نے کرپشن کر کے اپنی جھولی میں ڈالی اور اپنی جھولی میں ڈال کر بیرون ملک پہنچا دیا۔ اس کے بھی شواہد موجود ہے کہ منی لانڈرنگ وسیع پیمانے پر کی گئی اور شوکت خان مستپال کے ذریعے بھی منی لانڈرنگ کی گئی اور دوسرے ذرائع سے بھی کی گئی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس رقم کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن فی الوقت ہمارا نقطہ یہ ہے کہ یہ ایک مثبت بات ہے کہ عمران خان امریکی سینیٹروں سے، امریکی ارکان کانگریس سے جو بات کہلوانا چاہتا تھا یا جو بات کہلوانا چاہتا ہے اس میں وہ ناکام رہا۔ لیکن اس ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو فی الحال نظر انداز کر دیا جائے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کارروائی میں تاخیر برتی جا رہی ہے۔ اس تاخیر کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو ایسا شخص جو کھل کر، یعنی میں تو یہ کہوں گا کہ یہ عمران خان اب عملاً راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کا جو ممبر بن چکا ہے پاکستان کے خلاف، کیونکہ اس سے پہلے کبھی تصور میں بھی نہیں کوئی بات یہ کہہ سکتا تھا کہ پاکستان کا کوئی سیاسی لیڈر امریکہ جا کر پاکستان پر اقتصادی پابندیوں کے لیے مہم چلائے گا۔ تو یہ عمران خان نے کر دکھایا، جس طرح اس نے 9 مئی بھی کر دکھایا، اس طرح اس نے یہ بھی کر دکھایا۔ اب یہ سوال ہے فوجی قیادت سے بھی، شہباز شریف کی حکومت سے بھی، کہ کیا ایسے غدار وطن کو، ایسے میر جعفر کو، ایسے میر صادق کو، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ایسے ابن القمی کو مزید ڈھیل دی جانا یا اس کے خلاف کارروائی میں ڈیلے کرنا کیا پاکستان کے مفاد میں ہے؟ ناظرین، آج کل ایک بحث چل رہی ہے، ڈیموکریٹک اسٹڈیز انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا کوئی ادارہ جس نے 2 سروے کرائے، اور ان 2 سرویز میں خلاصہ یہ ہے کہ ایک میں تو یہ بتایا گیا کہ نواز شریف کی مقبولیت بڑھ کر 70% ہو گئی ہے، اور دوسرے میں بتایا گیا کہ 80% افراد نواز شریف کو محب وطن سمجھتے ہیں اور صرف 20% لوگ ایسے ہیں جو عمران خان کو محب وطن سمجھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ 80% آبادی عمران خان کو غدار وطن سمجھتی ہے۔ اس ادارے کے بارے میں یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ یہ دراصل مسلم لیگ کے حامیوں کا کوئی ادارہ ہے، یہ اس کی طرف سے کرائے گئے ہیں، اور انہوں نے 91,000 افراد کو سیمپل بنایا۔ لیکن چونکہ یہ لوگ مسلم لیگ سے وابستہ ہیں، اس لیے اس سروے کو ہم پوری طرح ریلائبل نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ حقیقت سے اتنا دور بھی نہیں ہے۔ یہ گیلپ سروے کی طرح کا بالکل نہیں ہے، کیونکہ اسے تو عمران خان کے حکم پر وہ سروے بناتا تھا، اور جو فگر عمران خان لکھ کر دیتا تھا اسی کے مطابق وہ سروے بنا دیتا تھا۔ یعنی عمران خان کی مقبولیت 70% ہو گئی، یہ عمران خان نے فکرہ لکھ کر گیلپ والوں کو، اور وہ ایک اور ادارہ ہے اس کو دیا، اور انہوں نے یہ سروے کرا دیا۔ یہ اس طرح کا ادارہ نہیں ہے، لیکن یہ اتنا ریلائبل بھی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب اس کے کارکن پروفیشنل نہیں ہیں بلکہ مسلم لیگ نون کے حامی ہیں، تو اس میں اعداد و شمار کی کچھ تبدیلی ضرور کی گئی ہوگی۔ اس لیے ہم ان اعداد و شمار کو یکسر قابل اعتبار بالکل نہیں کہہ سکتے، لیکن یکسر مسترد بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک منظرنامہ ہے۔ سرکاری اداروں نے، ریاستی اداروں نے، حکومتی اداروں نے ابھی تک پاکستان کے تازہ حالات یا لوگوں کی رائے عامہ کی، ووٹروں کے رجحانات پر کوئی سروے نہیں کرایا، جو وہ خفیہ طور پر کراتے رہتے ہیں۔ ابھی تک 9 مئی کے بعد سے کوئی سروے ریاستی اداروں نے نہیں کروایا، لیکن وہ جو ایٹ رینڈم قسم کی اطلاعات ایجنسیاں مرتب کرتی ہیں، ہر قسم کی ایجنسیاں، عسکری ایجنسیاں بھی اور سول ایجنسیاں بھی اور دوسرے بھی، اور کچھ انٹلیکچوئلس کے حلقے بھی ہوتے ہیں، کچھ میڈیا کے حلقے بھی ہوتے ہیں، ان تمام سروے، یعنی ان سروے رپورٹوں نہیں، یعنی وہ جس طرح وہ سروے کی ایک رپورٹ باقاعدہ سائنٹیفکلی کی جاتی ہے اعداد و شمار اکٹھے کر کے، وہ نہیں، لیکن ایٹ رینڈم جو ایک اوپینین گیدر کی جاتی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سندھ میں تو خیر عمران خان کا کوئی وجود تھا ہی نہیں، وہ تو ٹوٹل 100% جعلی ووٹس تھا نا، وہ آپ نے حالیہ انتخابات میں بھی دیکھ لیا، یہ صورتحال میں بھی دیکھ لیا۔ بلوچستان میں بھی ان کا وجود جو تھا وہ صرف پشتون بیلٹ میں کچھ لوگوں تک محدود تھا۔ پختونخوا کو ہم ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پی ٹی آئی کی مقبولیت ایک سالڈ گراؤنڈ پر موجود ہے،
अगरचे उतनी नहीं जितनी कि ढंढोरा पीटा जाता है। इसलिए हमारी जो स्टडी का जो फील्ड है वो है असल में पंजाब। तो 9 मई के बाद जितनी भी रिपोर्टें इस तरह की मुरतब हुई हैं या इकट्ठी की गई हैं या सुनगुन लगाने की कोशिश की गई है, उनसे ये साफ वाज़ेह होता है कि पंजाब में इमरान खान की मकबूलियत गिर कर 5-10% के दरमियान फ्लोट कर रही है, यानी 20% भी नहीं है। और ये रिपोर्ट किसी न किसी दिन जल्द या बदेर आप देख लेंगे कि ये सरकारी सतह पर सर्वे के किसी नतीजे में भी सामने आ जाएगी। पंजाब में PTI का बाग उजड़ गया है मुकम्मल तौर पर। जहाँ मैं आपको एक ज़मीनी बात बताऊं कि देहात और कस्बात में बरादरीज़म पार्टी को मजबूत करते हैं। मसलन एक बरादरी अगर मुस्लिम लीग नून की हामी है तो माजी में वो उसकी मुखालफ जो धड़ेबंदी थी या मुखालफ बरादरी वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट करती थी। अब पिछले अरसे में वो मुस्लिम लीग के जो मुखालफ थे वो PTI में चले गए। फ़र्ज़ कीजिए किरदार है मोहम्मद दीन, तो वो मोहम्मद दीन जो है उसका अपना एक वोट बैंक है किसी एक इलाके में, सूबाई असम्बली के इलाके में। फ़र्ज़ कीजिए कि 20,000 उसका वोट है। वो जब देखता है कि मेरा मुखालफ जो है, मेरी मुखालफ बरादरी या मेरे मुखालफ धड़े का जो लीडर है वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गया है, तो वो पीपल्स पार्टी भी शामिल हो जाता था ये वाला आदमी, और अपने साथ 20,000 वोट भी ले जाता था। और फिर 20,000 वोट अगर पीपल्स पार्टी का उस इलाके में मौजूद है तो ये मिलकर 40,000 वोट बन जाते थे, और इसकी बुनियाद पर फिर इलेक्शन में जीतने के चांसेस हो जाते थे। इन्हीं लोगों को इलेक्टेबल्स कहा जाता है। पंजाब में PTI की जो देहात और कस्बात में मकबूलियत थी वो सारी इसी इलेक्टेबल्स की बुनियाद पर थी, पार्टी की बुनियाद पर नहीं थी। अब वो इलेक्टेबल्स नज़र नहीं आते। जिन लोगों ने टिकट लिए थे पंजाब की सूबाई असम्बली में, उनमें से तकरीबन अब 70% तक, इमरान खान ने एक हफ़्ता पहले कहा था कि सिर्फ 15 या 20 सरकार ने ये टिकट वापस किए हैं। ये 15 उस दिन की बात थी। उसके बाद से 70% टिकट होल्डर्स ने टिकट वापस कर दिए हैं, और ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आता कि अब कोई PTI के टिकट के लिए कोई आदमी सामने आएगा। तो चुनांचे देहात और कस्बात में से तो PTI का ये पत्ता इस तरह साफ़ हो गया। अब उसकी जगह पीपल्स पार्टी लेती है इनकी जगह, या ये जो नई जमातें बन रही हैं जहांगीर तरीन और अलीम खान मिलकर बनाएंगे, या काफ लीग में कुछ PTI के लोग शामिल हो जाएंगे, या वो PTI जो माइनस इमरान खान होने के बाद नए सिरे से बनेगी उसकी तरफ जाएंगे, या ये तीनों जमातें मुत्तहद हो जाएंगी। वल्लाह आलम क्या होगा, अभी सामने नक्शा क्लियर नहीं है। लेकिन वो वोट देहात और कस्बात का जो PTI को मिला वो अब इधर जाएगा, क्योंकि वो धड़े का वोट था, वो PTI का वोट नहीं था। शहरों में जहाँ तक सेंट्रल पंजाब का ताल्लुक है, तो यहाँ हम कोई मुबालगे के बगैर कह सकते हैं कि यहाँ मुस्लिम लीग नून को 60% से ज़्यादा वोटरों की हिमायत हासिल है। पहले से कोई नया इजाफा नहीं हुआ है। ये जो एक तसव्वुर दिया जा रहा है ना कि 9 मई के बाद से नवाज शरीफ की मकबूलियत बढ़ गई है, हो सकता है बहुत मामूली सी सतह पर बड़ी भी हो, लेकिन ये नवाज शरीफ की वो मकबूलियत है जो पहले से थी और अब भी मौजूद है, और 60% से वो ज़्यादा है। लेकिन इस मकबूलियत को छुपा दिया गया उस प्रोपेगेंडे के तूफ़ान में जो पिछले साल जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात में धांधली के ज़रिए बाजवा ने PTI को 15 सीटें दिलवाईं। उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये इसमें PTI के जो धड़ेबंदी का वोट है वो शामिल है, और PTI ने अपनी सीटें जीती हैं। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि वो धांधली की गई थी। बाद में ये पता चला और अब तस्दीक हो गई है कि उनमें धांधली की गई थी। इस धांधली के 2 नतीजे निकले। एक नतीजा तो फौरी निकला, जिससे फ़ायदा उठाकर बिंदियाल ने आइन को तोड़कर पंजाब पर परवेज़ इलाही की हुकूमत कायम कर दी, और उससे फिर जो पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ा, वो अपनी जगह पर एक किस्सा है। लेकिन दूसरा नुकसान ये हुआ कि PTI जो मीडिया पर आज भी पहले जैसी नहीं लेकिन बड़ी हद तक वो छाई हुई है। आप अगर नोट करें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि टीवी चैनल्स पर बैठे हुए कई ऐसे एंकर पर्सन जो जिनके बारे में आपको ख्याल होता है कि ये आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, ना इस पार्टी के है ना उस पार्टी के। हालांकि इस दौर में कोई भी टीवी पर बैठा हुआ मीडिया पर्सन इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। ये वो ज़माना नहीं रहा। वो जो इंडिपेंडेंट जिनको आप समझते हैं वो दरअसल PTI के लिए काम कर रहे हैं। चुनांचे उन्होंने इस चीज़ को उठाया और प्रोपेगेंडे का एक ऐसा तूफ़ान गर्दो गुबार का उड़ाया कि हर चीज़ उसमें छुप कर रह गई
کہ پی ٹی آئی تو اتنی زیادہ مقبول ہو گئی ہے کہ 20 میں سے اس نے 15 سیٹیں جیت لی ہیں اور مخالف پارٹیوں کو صرف 5 سیٹیں ملی ہیں۔ تو اس کا یہ دوسرا نتیجہ تھا جو زیادہ خطرناک ہوا، اور جس کا مقابلہ مسلم لیگ نون نہیں کر سکی۔ یہ سینٹرل پنجاب کی صورتحال ہے۔ باقی جو پنجاب ہے اس میں بکھرا ہوا ہے ووٹ ہر پارٹی کا، کسی علاقے میں پیپلز پارٹی کا ووٹ زیادہ ہے، کسی علاقے میں مسلم لیگ نون کا ووٹ زیادہ ہے، پی ٹی آئی کا ان علاقوں میں ووٹ بینک کا برائے نام ہے بہت کم ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کی جو بیس ہے وہ میں آپ کو سامنے بتا دیتا ہوں، جن کی بنیاد پر یہ لوگ چھائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ طاقتور لوگ ہیں جن کے پاس پاکستان کا 90% سرمایہ ان لوگوں کے پاس ہے جو پی ٹی آئی کی سالڈ بیس ہے۔ ان میں کون کون لوگ شامل آتے ہیں؟ ان میں کارپوریٹ سیکٹر اور انڈسٹریل شعبے کے جو بڑے مافیاز ہیں جو سب سے زیادہ کمائی حاصل کرتے ہیں، ان میں وہ شامل ہے۔ مثلا کاٹن انڈسٹری، ایپٹما آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نے ان کو لوٹ مار کا موقع دیا، سیمنٹ کی انڈسٹری، کھاد کی انڈسٹری، اور پھر اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے بلڈر مافیا، جن میں سب سے بڑا ملک ریاض ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی یہ بلڈرز مافیا کی کمپنیاں ہیں، ادارے ہیں، یہ سارے کے سارے جو لوٹ مار اور جنہوں نے ہر قسم کی دھاندلی اس لیے آسان کر رکھی ہے کہ یہ ججوں کو اور افسروں کو اور ریٹائرڈ جرنیلوں کو پیسہ دے کر اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ یہ انڈسٹری، کارپوریٹ سیکٹر اور یہ بلڈرز مافیا، یہ عمران خان کی طاقت کا بڑا ستون ہے۔ اس کے علاوہ وہ ناجائز کام، خاص طور پر ڈرگ مافیا، جو پورے پاکستان میں ہیروئن اور آئس سے لے کر جتنی بھی نشے اس وقت مروج ہیں ان کو پھیلاتا ہے، اور حکومت میں اتنا دم خم سرے سے نہیں ہے کہ وہ اس ڈرگ مافیا پر ہاتھ ڈالے۔ یہ ڈرگ مافیا پاکستان میں ایک متبادل گورنمنٹ بن چکا ہے، اور خاص طور پر اس میں نجی تعلیمی اداروں کے مالکان بھی شامل ہیں، کیونکہ یہ جب کالجوں کے اور اسکولوں کے بچوں کو جب یہ نشہ دیا جاتا ہے تو یہ نشہ مالکان کی مرضی کے بغیر نہیں دیا جاتا۔ اس نشے کی آمدنی میں سے مالکان کا بھی حصہ ہوتا ہے، کالج کے پرنسپل کا بھی حصہ ہوتا ہے، جو اکیڈمی ہے اس کے پرنسپل کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور اسکول جو ہے اس کے ہیڈ ماسٹر یا جو بھی اس کا پرنسپل چیئرمین ہوتا ہے اس کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ یہ ڈرگ مافیا سارے کا سارا عمران خان کے ساتھ ہے۔ تیسرا ڈرگ مافیا بڑے شہروں میں جو مساج سینٹر ہیں، یہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اور ان مساج سینٹروں میں صرف مساج نہیں ہوتا اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر پاکستان میں جتنا بھی وہ قہبہ گری کی صنعت ہے، یہ قہبہ گری کا شعبہ جسے کہہ لیں، جس کو براثل ہاؤسز ہم پرانی زبان میں کہتے تھے، اب ان کے نئے نئے نام آ گئے ہیں۔ یہ پاکستان کی تمام پوش سوسائٹیوں میں اور سیمی پوش، یعنی اپر مڈل کلاس اور جو تقریباً سیمی اپر مڈل کلاس ہوتی ہے، اس کی کالونیاں لاہور، کراچی، پنڈی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، ملتان، حیدرآباد، فیصل آباد، جتنے بڑے شہر ہیں ان کے اندر، بلکہ اس کے نیچے بھی جو 15-20 شہر ہیں جو اتنے بڑے نہیں ہیں لیکن جو چھوٹے شہر بھی نہیں ہیں، ان کو بھی بڑے شہروں میں گنا جاتا ہے۔ ان سب شہروں میں یہ براثل ہاؤسز قائم ہیں۔ ان کی 100% جو انتظامیہ اور مالکان ہیں وہ پی ٹی آئی کا بیس کیمپ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ چھائے ہوئے ہیں، اور اپر مڈل کلاس کی ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ اپر مڈل کلاس جس کے پاس سوچنے کا، سمجھنے کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، ان کا کوئی لٹریری کوئی اسٹڈی کی بیس بھی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ سے استحصالی طبقے کا اس نے اپنا روپ رکھا ہے۔ تو وہ استحصالی طبقہ جو اپر مڈل کلاس کا ہے تقریباً 90% اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ یہ اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں۔ پھر وہ یہ جو فیشن انڈسٹری ہے، تو فیشن انڈسٹری بھی پوری کی پوری 100% کے حساب سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ تو فیشن انڈسٹری کا ذکر آیا تو میں پھر اس کا تھوڑا سا ذکر یہ بھی کر دوں، یہ خدیجہ شاہ جو ہے، جو میں نے کہا تھا کہ میں بات کروں گا، تو وہ اسی کی ضمن میں کر دیتے ہیں۔ وہ بھی بہت بڑی فیشن ایک آؤٹ لیٹ کی مالک ہے، بلکہ اس کی 2 برانڈ ہیں جن کو وہ چلاتی ہے، اور ان میں سے ہزاروں ڈالر روزانہ کے حساب سے اس کی کمائی ہے۔ اور اس کا باپ تھا سلمان شاہ، ایلیٹ کلاس کا وہ بدماش جس نے مشرف کے زمانے میں پاکستانی معیشت کو لوٹا، اور مشرف کے زمانے میں مشرف کا ہر وزیر اور مشیر کرپٹ تھا، یہ آپ کے علم میں ہوگا۔ مشرف نے ان کو لائسنس دیا ہوا تھا کہ جتنا کما سکتے ہو کماؤ، ریاستی ادارے تمہارا تحفظ کریں گے۔ تو اس میں سلمان شاہ نے بھی کمایا۔ اس نے
उस वक्त भी मुशीर ख़जाना के तौर पर जो किरदार अदा किया वो उसी तरह का था जिस तरह का स्टेट बैंक के वो गवर्नर अभी फारूक हुआ इमरान खान ने लगाया था, क्या नाम था उसका, वो भी सहूनी था। और ये सलमान शाह की भी सारी वफादारियाँ मुल्क से बाहर हैं। ये इसका ख़ानदानी पस मंज़र है कि ये गद्दार इब्ने गद्दार जो लोग चले आ रहे हैं उनमें ये सलमान शाह एक सर फहरिस्त इसको शामिल किया जा सकता है। तो इसकी जो बेटी है जिस पर अब फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाने का तय हो गया और तमाम सिफारिशें नाकाम हो गई और सिफारिशियों में शहबाज शरीफ साहब भी थे, तो ये साहबा जो हैं ये सिर्फ फैशन की इंडस्ट्री नहीं चलाती बल्कि इसके कुछ और कारोबार भी हैं। ये हर तीसरे रोज़ एक पार्टी देती थी। उस पार्टी को अगर मैं डिफ़ाइन भी करूँ मुहज़्ज़ब अल्फाज में तो वो भी फोश हो जाएगा। बस यूँ समझिए कि एक फ्री लांस, रंग रलियों का फ्री लांस मेला होता था जो ये चलाती थी। और इसमें अखलाक सोच तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, जो कुछ होता था वो नाकाबिले बयान है। और उन पार्टीज़ में जब ये इस नंग धड़ंग पार्टियों में खड़े होकर ये ऐलान करती थी कि मैं इसलिए इमरान खान के साथ हूँ कि इमरान खान रियासत मदीना बनाना चाहता है, तो ये चीज़ ज़ाहिर है ऐसी है कि अल्लाह ताला के गज़ब को भड़काने के लिए ये फ़िक्रा ही काफ़ी है कि यानी ये ज़ाहिर एक फ़िक्रा मजाक उड़ाने के लिए ये अदा किया करती थी। इसका अपना दीन ईमान क्या हो सकता था। नाज़रीन, एतज़ाज़ हसन का ज़िक्र कल भी मैंने किया था कि ये अब भगत सिंह बनने के चक्कर में है। हालांकि भगत सिंह जो था वो एक मुहब्बे वतन मुजाहिद था। मुजाहिद से मुराद शरई इस्तिलाह नहीं है बल्कि आज़ादी की जंग जो भी लड़ता है, मुसलमान हो या हिंदू हो, तो उसको जो हम उस तकरीम देते हैं, जो उसको इज़्ज़त देते हैं, उसके जद्दोजहद के हवाले से हम कहते हैं कि ये भी एक किस्म का जिहाद कर रहा है। तो उस हवालों से उसको मुजाहिद आज़ादी गिना जाता है भगत सिंह को। जबकि ये है गैर मुल्की एजेंसियों का टाउट, और जिस तरह के टाउट होते हैं इंडिया के, ये इंडिया के टाउट्स में ये सारे फहरिस्त इसको लोग मानते हैं। इसके अंदर हकीकत कितनी है ये तो ज़ाहिर है तभी बात की जा सकती है जब कोई एजेंसी, सरकारी एजेंसी, रियासती इदारा इसके बारे में तहकीकात कराए कि इसका माजी क्या था, किस किस से इसके राब्ते हैं। ये लोग डबल एजेंट होते हैं, पाकिस्तानी इदारों की भी चाकरी करते हैं। जिस तरह वो शीदा टली है पिंडी वाला, ये गेट नंबर 4 का 50 साल तक मुलाजम रहा, अब उसके लात मार कर निकाल दिया गया है। तो गेट नंबर 4 के साथ साथ ये रब्बा वालों का भी नौकर था, उनकी भी एजेंटी करता था। असल में ये उन्हीं का आदमी था। कैमोफ्लाज करते हैं ये अपने आप को ना, जो ख़त्म नबूवत का मैं मुजाहिद हूँ ये कहा करता है, दरअसल ये कैमोफ्लाज होने की कार्रवाई थी। और इस तरह की कार्रवाई करने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं। तो एतज़ाज़ हसन जब अमलन बताया जाता है कि इससे उन जत्थों की ज़िम्मेदारी दी गई है जो इमरान खान के कहने पर पाकिस्तान में एक नया फसाद पैदा करेंगे, जिसकी कहानी मैं कल सुना चुका हूँ कि सिविलियन इमलाक को नज़र आतश किया जाएगा, जलाया जाएगा, ट्रैफिक रोकी जाएगी, नाकाबंदियाँ की जाएगी। ये नाकाम होंगे लेकिन मैं उनका प्लान बता रहा हूँ। तो इस सिलसिले में जो मरकज़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो एतज़ाज़ हसन को दी गई हैं और इमरान खान ने इसके लिए भी अरबों रुपए के फ़ंड इन लोगों की डिस्पोज़ल पर दे दिए हैं जो इस तहरीक के खड़पैंच है। अच्छा, तो ये क्यों हो रहा है? इमरान खान को हमें पता है कि इमरान खान पर फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलेगा, क्या इमरान खान को ये पता नहीं है? इमरान खान का आसरा एक तो अमेरिका है जहाँ से बड़ी मध्यम किस्म की सिग्नल आ रहे हैं, कोई ज़्यादा इसके लिए हौसला अफजा सिग्नल नहीं है। दूसरा, इसको ये जो आसरा है, जो ज़्यादा बड़ा आसरा है वो ये जानता है कि फ़ौजी अदालत में मुकदमा चले या नैब की अदालत में मुकदमा चले या इलेक्शन कमीशन की अदालत में मुकदमा चले, सितंबर से पहले मुझे ये कैद नहीं कर सकते, मुझे ये सज़ा नहीं दे सकते। इसलिए फ़र्ज़ कीजिए ये अगर 1 सितंबर को भी इसको सज़ा सुना देते हैं, नाअहल करार देते हैं, तो इसको उम्मीद है, मुझे ज़्यादा यकीन नहीं है जो नए हालात तब्दील हो गए उनमें, लेकिन इससे ये यकीन है कि बिंदियाल फौरी तौर पर 3 रुकनी बेंच बनाएगा और वो सज़ा भी कलअदम करार दे देगा और वो नाअहली भी कलअदम करार दे देगा। फिर एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। इसलिए ये इस वक्त से इसके ख़्याल में इसके पास अभी 2.5 महीने हैं, जून, जुलाई और अगस्त तक का तकरीबन सारा महीना, पौने 3 महीने का वक्त है। इस दौरान वो ये पाकिस्तान में एक दंगे फसाद का नया एडवेंचर करके रियासत को मफलूज कर सकता है। इस हद तक, यानी इसका ख्याल बता रहा हूँ, मैं अपने ख्याल नहीं बता रहा, इस हद तक मफलूज कर सकता है कि फिर फ़ौज को मार्शल लॉ लगाना पड़ जाए। और जो फ़ौज मार्शल लॉ लगाएगी
तो ज़ाहिर है फिर अमेरिका की वो लॉबी जो पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगवाने की ख्वाहिश रखती है, उसको एक शानदार मौका या पेनल्टी कॉर्नर मिल जाएगा, ये इमरान खान का ख्याल है। तो इसलिए ये इसने जत्थाबंदी की जो एक नई एडवेंचर स्कीम बनाई है, एतजाज़ हसन, लतीफ़ खोसा, वो टाउट जो है अबू ज़ुबैरी या और उसकी लाहौर हाई कोर्ट, फलाना फलाना जो भी है, तो इसके पीछे उसकी ये उम्मीद है कि मुझे बिंदियाल के होते हुए मेरे ख़िलाफ़ कोई फ़ाइनल स्टेप ये नहीं लेंगे, और अगर लेंगे तो वो नाकाम बना दिया जाएगा, और इस दौरान मैं जो कर सकता हूँ मुझे कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। तो ये बात ज़ाहिर फ़ौज के लिए भी होगी। तो नाज़रीन, इसी पर इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर हाज़िरी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।